नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में आपूर्ति को पढ़ा था, आपूर्ति का अर्थ और आपूर्ति के क्षेत्र को पढ़ा था और हमारा आज का विषय है कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। देखिए, कर का उद्ग्रहण मतलब कर कौन सी स्थिति में लगेगा या कब कर लगेगा। तो कर के उद्ग्रहण के लिए कर योग्य घटना का घटित होना आवश्यक है और कर योग्य घटना तब घटित होगी जब माल एवं सेवा की आपूर्ति होगी, अर्थात माल एवं सेवा कर के संबंध में कर योग्य घटना से आशय माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से है। यहाँ पर कर से हमारा अभिप्राय CGST से है, अर्थात केंद्रीय माल एवं सेवा कर। इस कर का उद्ग्रहण किसी एक राज्य के भीतर होने वाली आपूर्ति, जिसे हम इंट्रा स्टेट सेल्स पर अथवा एक ही संघीय क्षेत्र के भीतर होने वाली आपूर्ति, इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई पर किया जाता है। अर्थात राजस्थान में ही माल बेचना, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाता है। और इस स्थिति में आपको पता है दो तरीके के टैक्स लगते हैं, एक तो CGST और एक SGST, जो बराबर बराबर प्रतिशत के रूप में होते हैं। तो CGST के उद्ग्रहण और संग्रहण के प्रावधान इस प्रकार हैं, जो धारा 9 में दिए गए हैं। नंबर 1, केंद्रीय माल एवं सेवा कर का उद्ग्रहण व संग्रहण। धारा 9(1), राज्य के भीतर आपूर्ति पर CGST की अधिकतम दर 20% होगी तथा SGST की अधिकतम दर 20% होगी। अर्थात कुल मिला के अगर हम बात करें 40% GST होगी अधिकतम, जिसमें CGST और SGST 20% होगी। इसमें एक आ गया है कि पेट्रोल पदार्थों पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि इस पर वर्तमान में CGST नहीं लग रही और भविष्य की प्लानिंग है कि भविष्य में इस पर CGST लगाने का प्रावधान हो सकता है। मानवीय उपयोग की मादक शराब पर भी प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि इस पर भी वर्तमान में GST नहीं लगती। कर माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाएगा। जो वस्तु माल ही नहीं है, जैसे प्रतिभूतियों को माल नहीं माना जाता, तो उसकी आपूर्ति पर कर नहीं लगाया जाएगा। और आपूर्ति हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। यह कर माल एवं सेवाओं की राज्य के भीतर आपूर्ति पर लगाया जाएगा। एक ही राज्य के भीतर अगर आपने माल या सेवा की आपूर्ति की है तो उस पर यह टैक्स लगाया जाएगा। कर की दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है GST काउंसिल की सिफारिश पर। वर्तमान में 3 दरें मुख्य हैं, 5%, 12% और 18%। कुछ विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 28% भी दर है। अन्य दरें भी हैं 0%, 2.5%, 3%। ये सारी दरें CGST और SGST की सम्मिलित दरें हैं, जो अधिकतम 40% हो सकती है। अर्थात CGST और SGST दोनों को मिलाकर अधिकतम 40% हो सकता है। नेक्स्ट है माल एवं सेवा के मूल्य का निर्धारण धारा 15 के तहत किया जाएगा। माल एवं सेवा का मूल्य लेन देन या सौदे के मूल्य पर ही माना जाएगा। अर्थात जिस रेट में आपने सौदा किया है, जिस रेट में आपने बेचना तय किया है, उस रेट को, उस मूल्य को माल एवं सेवा का मूल्य माना जाएगा। परंतु माल एवं सेवा का आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता अगर संबंधित व्यक्ति हैं, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था संबंधित व्यक्ति कौन होते हैं। जैसे एक नियोक्ता और एजेंट हैं, एजेंट अपने मालिक को माल बेचे या मालिक अपने एजेंट को माल बेचे तो संबंधित व्यक्ति कहलाते हैं। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को माल भेजे तो वहाँ पर हम प्रतिफल ही नहीं लेते हैं, मूल्य ही नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, मूल्य ही एकमात्र प्रतिफल होना चाहिए। कर का संग्रह सरकार द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा। सामान्यतः आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक में कर की राशि जोड़कर ये वसूल किया जाता है। जो माल बेच रहा है वो अपने बीजक में टैक्स जोड़कर सामने वाले ग्राहक से वो राशि वसूल करता है।
कर का भुगतान कर योग्य व्यक्ति द्वारा। आपको पता है कर योग्य व्यक्ति कौन होता है? जो जीएसटी के तहत पंजीकृत होता है। अपंजीकृत व्यापारी से कर का संग्रह नहीं किया जा सकता। जब अपंजीकृत व्यापारी किसी पंजीकृत व्यापारी को माल का विक्रय करेगा तो क्रेता पंजीकृत व्यापारी कर भुगतान के लिए दायी होगा। इसे विपरीत प्रभार के तंत्र के आधार पर माना जाता है। अर्थात अगर किसी अपंजीकृत व्यापारी ने एक पंजीकृत व्यापारी को माल बेचा तो इस स्थिति में क्रेता पंजीकृत व्यापारी इस पर टैक्स का भुगतान करेगा। इसे ही विपरीत प्रभार तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोल पदार्थों पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर सरकार द्वारा अधिसूचित भावी तिथि से लागू होगा। क्योंकि सरकार का प्लान है कि भविष्य में पेट्रोल पर जीएसटी लगाई जाए, तो वो भविष्य की प्लानिंग है। अधिसूचित माल एवं सेवा या दोनों की आपूर्ति दोनों पर विपरीत प्रभार के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान। जैसा कि मैंने बताया, अगर अपंजीकृत व्यापारी पंजीकृत व्यापारी को माल बेचता है तो यहाँ पर क्रेता पंजीकृत व्यापारी ही टैक्स का भुगतान करेगा। इसे ही विपरीत प्रभार तंत्र कहते हैं। तो कह रहा है कि कर के भुगतान का दायित्व है ऐसे माल या सेवा या दोनों के आपूर्तिकर्ता के बजाय आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाएगा। विपरीत प्रभार तंत्र के अंतर्गत अधिसूचित माल की कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर विपरीत प्रभार तंत्र के तहत आपूर्ति प्राप्तकर्ता द्वारा टैक्स का भुगतान किया जाएगा? काजू, तेंदूपत्ता, तंबाकू के पत्ते, सिल्क, धागा, लोटरी, कपास। इसके अलावा केंद्र, राज्य सरकार, संघीय क्षेत्र, स्थानीय सत्ता द्वारा उपयोग में लाए गए वाहन, जब्त किया गया माल, पुराना उपयोग में लाया गया माल, रद्दी, अवशिष्ट बिक्री की जाती है। तो प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यक्ति को इन पर विपरीत प्रभार के तहत टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लो काजू बेचने वाला तो पंजीकृत व्यापारी नहीं है, परंतु क्रेता पंजीकृत व्यापारी है, तो इस स्थिति में क्रेता को टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने कोई वाहन किसी पंजीकृत व्यापारी को बेचे, पुराना, रद्दी, अवशिष्ट बिक्री कोई पंजीकृत व्यापारी को बेची, तो पंजीकृत व्यापारी इस पर टैक्स देगा। ये थे माल। अब विपरीत प्रभार तंत्र के तहत जो सेवाएं हैं, अर्थात सेवा प्राप्तकर्ता इस पर टैक्स देगा। माल परिवहन एजेंसी, एडवोकेट, ट्रिब्यूनल, सरकार, कंपनी संचालक, बीमा एजेंट, वसूली एजेंट, लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर, कलाकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर प्राप्तकर्ता को विपरीत प्रभार के तहत टैक्स चुकाना होगा। सरकार द्वारा अचल संपत्ति किराए पर देना, किसी पंजीकृत व्यापारी को व्यवसायिक सुविधा प्रदाता द्वारा बैंकिंग कंपनी को सेवाएं देना, किसी पंजीकृत व्यापारी को सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराना, ये सारी इसी श्रेणी में आती है। इसके अलावा निम्न प्रावधान भी हैं। इसके विपरीत प्रभार तंत्र के तहत जरूरी है कि सेवा प्राप्तकर्ता या माल प्राप्तकर्ता पंजीकृत होना चाहिए। कंपोजिशन योजना अगर उसने ले रखी है तो ऐसी स्थिति में उसे सामान्य दर से ही टैक्स देना होगा, न कि कंपोजिशन दर से। कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता बही, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से अर्थात नगद और चेक से करना होगा। इनपुट कर जमा नहीं ली जाएगी। यद्यपि इस माल की आपूर्ति पर विपरीत प्रभार के तहत चुकाए गए कर की इनपुट कर जमा प्राप्त की जाएगी। अगर क्रेता व्यापारी इस माल को दोबारा बेचता है तो उसे इस पर इनपुट कर जमा का लाभ प्राप्त हो जाएगा। नंबर 4, अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्ति की दशा में विपरीत प्रभार के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा। ये 1 फरवरी 2019 से लागू है।
अधिसूचित सेवाओं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का कर भुगतान के संबंध में दायित्व है। ये जो इलेक्ट्रिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो हमें विभिन्न तरीके की सेवाएं देते हैं, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल द्वारा यात्रियों के परिवहन के रूप में सेवाएं, आवास व भोजन के उद्देश्य से होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लब, अन्य वाणिज्यिक स्थान उपलब्ध कराने की सेवाएं, तो ये जो सेवाएं हमें देते हैं उन पर उन्हें जीएसटी का भुगतान करना होगा। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा संयुक्त और मिश्रित बिक्री। संयुक्त बिक्री क्या होती है, मिश्रित आपूर्ति क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, उसके संबंध में कुछ प्रैक्टिकल भी हैं जो हमारी अगली क्लास में होंगे। धन्यवाद।